क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप लोग जानते हैं कि नंबर्स काउंट होते हैं और इस इजलास के साथ, क्योंकि आज हिंदुस्तान में आज भी ज्यादातर हिंदू भाई हमारे सेकुलर हैं, इस इजलास में उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का और बलखुसूस इंफरादी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 232 के लोग इसके मुखालिफत में हमारे हिंदू भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके लिए वोट दिए हैं, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे साथ खड़े हैं। बहरहाल बार बार हमारे अपील करने के बावजूद, हर तरीके से नुमाइंदगी करने के बावजूद, चंद सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियां, जैसा आप लोग अभी 4-5 पार्टियों का जिक्र कर रहे थे, टीडीपी है, जनता दल है, इस तरीके से पार्टियां, शायद उनकी सियासी मजबूरियात थी या क्या थी पता नहीं, लेकिन बैकअप अपनी मुखालिफत में आपके वोट किए हैं। हमको एक चीज समझने की जरूरत है कि भले ही वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमातें सेकुलर होंगे, कोई और तरीके से होंगे, किसी का राइट नहीं, कोई लेफ्ट नहीं, कुछ अलग अलग होगा, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि जब आपका मामला आता है तो सब एकजुट होते हैं, वो आपस में लड़ेंगे। हम सबको पता है आरएसएस न सिर्फ मुसलमानों के, दलितों के, आदिवासियों के, सबके खिलाफ है, लेकिन जब आपके खिलाफ अगर जब कोई चीज हथियार आपके खिलाफ कोई प्रोग्राम लेके आते हैं तो सबसे पहले उनको कॉन्फ्रेंस में लेके काम करते हैं। आप देखिए ट्रिपल तलाक आपके लिए एग्जाम्पल है। ट्रिपल तलाक से पहले हिंदुस्तान में एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था, एक माहौल बनाया गया था कि मुसलमान औरतों के साथ, हमारे माँ बहनों के साथ किस तरीके से 3 तलाक के नाम पे जुल्म किया जाता है, ज्यादती की जाती है। ऐसे कैसे कई हमारे माँ बहनें ऐसे आज भी घर में बैठे हैं, सिर्फ ट्रिपल तलाक के नाम पर एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था, एक माहौल बनाया गया था। उसके बाद जब लोगों में घर घर तक पहुंचाने, प्लान तरीके से पहुंचाने का जब काम किए, वो काम करने के बाद हमारे माँ बहनों में भी, हमारी सोसाइटी में भी लोगों में लगने लगा कि हाँ ये बात कुछ ना कुछ होगी, इसलिए मरकजी हुकूमत ला रही है तो कहीं ना कहीं इंसाफ होगा। और सोकाल कुछ बुर्खा पहना के किसी अलग अलग तरीके के लोगों को जो अच्छा उर्दू बात करते हैं, हिंदी बात करते हैं, उनको मीडिया में लेके आके नीचे नाम मुसलमान का नाम दे देकर उनको कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इंसाफ होना चाहिए, इस तरीके से परसेप्शन लार्ज स्केल पर क्रिएट करके उसको बिल पास करने का काम किए थे। और उसके नतीजे देखने के आज एक भी केस आपको कहीं पर भी ट्रिपल तलाक का नहीं दिखता, तो झूठा प्रोपेगेंडा था। उसी तरीके से वक्फ बिल जब लेके आ गया था पिछले 1-1.5 साल से एक प्रोपेगेंडा पूरे देश में कि ये मुसलमानों की जायदादों को कब्जा करे हैं, लूटे हैं, इस तरीके से करके इसका तो मुसलमानों की आमदनी नहीं है, इसके कोई जराए नहीं है, इस तरीके से। और सबसे ज्यादा उससे हटके भी ये लोग सबसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये औकाती जायदादें वक्फ किए हुए नहीं है, ये सरकारी जायदादों पे लोग कब्जा करके बैठे, इस तरीके से एक लार्ज स्केल में परसेप्शन क्रिएट किया गया था उसमें। और हिंदुस्तान के, क्योंकि आप तो 15% है, 85% जो लोग ये सोचना शुरू कर दिए कि हाँ ये सरकारी जमीन पे लोग वक्फ का नाम रख के बैठे हैं। आज बताते हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि एक ही वक्फ बोर्ड एक ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोर्ड है, बाकी के तमाम चाहे आप क्रिश्चियन ले लीजिए, चाहे एनरोलमेंट ले लीजिए, सब स्टेट्स में बटे हुए हैं। हर स्टेट का अलग अलग एनरोलमेंट लॉ है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक ही है। उसमें आपको 8 लाख 9 लाख एकड़ जायदादें दिखते हैं तो लोगों को आंखों में पानी आता है, खून आता है कि 9 लाख एकड़ जमीन, जबकि एनरोलमेंट में खाली साउथ इंडिया में 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन एनरोलमेंट में है, वो किसी को नजर नहीं आता है। हम सिर्फ एक ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, इससे उनके आंखों में खून आता है। तो ये एक लार्ज स्केल पर प्रोपेगेंडा किया गया है, उसको एक प्लान तरीके से कि मुसलमानों को। हाँ, लेकिन हम तमाम यहाँ पे दानिश्वर लोग बैठे हैं, मैं आपके बीच में ये बात रखना चाहता हूँ कि ये प्रोपेगेंडा वो लोग जब स्टार्ट किए थे उसका मौका हमने दिया है, इसको मानना चाहिए। हमारे लोगों ने इसको मौका दिया है, कहना कि हमारे बीच में चोरी हुई है। अब चोरी को वो लोग एक मिसाल बनाकर, एग्जाम्पल देकर सरकारी लूट का मौका वो लोग फराहम किए लॉ के अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। अब आप कलेक्टर्स को पावर्स देंगे तो सरकारी लूट के बराबर हो गया,
इसलिए उसको प्लान तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रूट पे उसमें काम किए हैं उसको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम जैसा बहुत सारे लोग बोले हैं कि लड़ेंगे, हमारी कौम जिंदा कौम है, हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है, इसलिए हम लड़ेंगे, सड़क पर लगेंगे, जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। हमको जमहूरी रास्ते भी बाकी है, हमको अदलिया के रास्ते भी बाकी है, हम लड़ेंगे। कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह के हाथ में। अगर कामयाबी के अगर सोचते हैं तो आज गाजा के शोधा किसी हिंदुस्तान के, इंडोनेशिया के, सऊदी के भरोसे पर नहीं लड़ते थे, अपने ईमान के भरोसे पर लड़ रहे हैं, वो आज भी जिंदा है। इसलिए हमको कैसे मदद आने वाली नहीं है, हमको सिर्फ उठना है, खड़े होना है, अपनी जमीन की आवाज को उठ के खड़े होने का। हम अपनी जमहूरी तरीके से, क्योंकि हमको जमहूरियत में यह हम पे हक दिया गया है कि हम अपने आवाज को बुलंद करें। हाँ, लेकिन अफसोस की बात है हमारे पास कागज का फुकदान है और सियासी और सोशल अवेयरनेस का फुकदान है। वो क्यों है, वो लंबी बहस है। लेकिन हमको ख्याल ऐवानों में क़यादत इसी से आप सोच लीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरे गिने जाते हैं। आज हमारे पास ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट के ऐवानों तक हमारे पास नुमाइंदगी खत्म हो चुकी है और हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज छोटी सी मिसाल देता हूँ, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर्स बिहार से निकलते हैं। जो बिहार से IAS IPS निकलता है, दूसरा कैडर, स्टेट का कैडर उसको अलॉट हो जाता है तो अपने स्टेट को भूल जाता है। आज हमारे बीच में आप RSS में देखिए, जितना प्लानिंग होता है, जितना स्ट्रैटेजी बनता है, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स उनको बड़े बड़े वकला उनका सपोर्ट करते हैं। पर हमारे कौम में ये देखिए, जो बड़ा आदमी होता है, जो या तो पैसे से बड़ा होता है या ब्यूरोक्रेट होता है, बड़ा आदमी होता है, अपने आप को कौम से दूर कर लेता है कि मेरी कौम अछूत है, मैं एक ही इसमें काबिल हूँ। इसमें तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स है, तमाम जो हमारे दानिश्वर है, तमाम जो पैसे वाले हैं, सब लोग को आना है, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाना है, क्योंकि यहाँ है तो नहीं, ऊपर तो जवाब देना है आपको। जिसको पैसा दिया है अल्लाह ताला उससे भी हिसाब लेगा, जिसको इल्म दिया है उससे भी हिसाब लेगा। इसलिए आप तमाम लोगों को आके यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ऐसे जो एक्ट में लेके आए हैं, क्योंकि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, इसमें अभी रूल्स फ्रेम होंगे। रूल्स फ्रेम होने के बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो तजावीज है, वो उसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से तजावीज को उसमें एक्सेप्ट करती है, कौन से उसमें निकालती है, उसको भी रूल्स फ्रेम होने के बाद, जैसा NRC और CA का जो बिल था 2019 में वो पास हुआ था, लेकिन एग्जीक्यूट जो हुआ तो 23 के बाद हुआ, क्योंकि फ्रेमवर्क होने का है, रूल फ्रेम होने के बाद उसके बाद फिर इसका अमल में आएगा। तो आप अभी देखना है कि वक्फ बोर्ड्स को 6 महीने का टाइम दिए है कि आपके पास जो डाटा है उसको पूरा ऑनलाइन अपलोड करना है। उसमें अगर कहीं केसेस है तो केसेस बताना है, कहीं पर केसेस नहीं है तो आपको टाइटल बताना, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए वो प्लान तरीके से, जिस तरीके से ये लिमिटेशन एक्ट हटाए हैं, देखिए लिमिटेशन एक्ट और हमको दो एक्ट पर हमको इफेक्ट करने वाले इसमें। एक आपको समझने की जरूरत है, लिमिटेशन एक्ट एनवायरनमेंट में भी है और वक्फ बोर्ड में भी है। जो लिमिटेशन एक्ट, अगर आपके 100 साल की भी अगर आपका पोजीशन है तो लिमिटेशन एक्ट से जरिए आप उसको वापस वक्फ बोर्ड ले सकता, एनरोलमेंट भी ले सकता। वो एक जो लोग कब्जा करके बैठे हैं उनको जमीन देने के लिए वो लिमिटेशन एक्ट का प्रोविजन हटा रही है एक्ट में, वो बड़ा हमारे लिए बड़ा नुकसान है। दूसरा जो है जिससे हमको बाबरी मस्जिद का नुकसान हुआ है, वो है वक्फ बाय यूजर। आप बहुत सारे जो हमारे पास कुतुबशाही मसाजिद है, पुराने मसाजिद हैं, उसमें वक्फ बाय यूजर में आते हैं, उसका कोई हमारे पास दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिसको वो लोग क्या करेंगे कि अगर आपकी इबादत हो रही है वहाँ पे, या तो कोई आर्कियोलॉजी में है, कोई भी चीज है, तो उसको वो लोग एक ही चीज करेंगे कि भाई आपकी इबादत हो रही है ना, ठीक है, मैं मस्जिद को छोड़ देंगे, उसके तहत आने वाली जायदाद पूरी वो वापस हड़प लेंगे। मतलब ये सरकारी लूट है समझो होने वाली, जो भी है कलेक्टर रिपोर्ट देगा हुकूमत को, उस रिपोर्ट के बिना पर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये वक्फ बाय यूजर है। मैं कई बार पिछले 6 महीने से हमारे बहुत सारे भाइयों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके प्राइवेट मसाजिदें हैं, कोई भी ऐसे पुराने मसाजिद है तो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करवाइए। तो ये लोग ये चाह रहे थे कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करवाने से वक्फ बोर्ड में ज्यादा चले जाएगी। मैं यहाँ तक समझाया हूँ लोगों को कि आप मुतवल्ली बन सकते हैं। आपके अगर आप मस्जिद प्राइवेट आपकी बनाई हुई है तो 42 में मुतवल्ली बनिए, आपकी की रहेंगे, आपके बाद आपके औलाद की रहेंगी, लेकिन आपकी जमीन, आपकी मस्जिद तो प्रोटेक्ट होगी आपकी बोल के बोले के बाद तो लोग नहीं सुन रहे हैं। इसलिए ये जो वक्फ बाय यूजर का जो एक्ट हट जाएगा तो हमारे जो लोगों के पास RSS के पास 1400 मसाजिदों का टारगेट है, उनके पास लिस्ट बनी हुई है।
अब वो लोग के पास आर्टिकल 370 का इशू खत्म हो गया, ट्रिपल तलाक का खत्म हो गया, हिजाब का खत्म हो गया, खाने का मुस्लिम पर्सन लॉ का सब चीज खत्म हो गया। अब उनके पास और अगले 10 साल पॉलिटिकल नोटिस देखने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वक्फ बोर्ड क्या लेके आए। अब ये लोग अब क्या करेंगे, ये वक्फ यूजर के नाम पे आपको आइडेंटिफाइड, आपके पास भी आइडेंटिफाई नहीं है, उनके पास आइडेंटिफाइड है, आइडेंटिफाइड मसाजिदों को टारगेट बनाएंगे। अब कलेक्टर नोटिस भेजेगा कि आप इसके दस्तावेज दो, आपके पास दस्तावेज नहीं है, तो क्या आप आते रमजान को रमजान नमाज को, अब रमजान को रमजान आते, बहुत से लोग अगर आए तो जुमा को जुमा आते, तो इसलिए आपके पास कोई दस्तावेज तो है ही नहीं। इसलिए आपको अभी जो भी दस्तावेज है उसको आपको देख लेने का है कि वक्फ बाय यूजर है, लिमिटेशन एक्ट है, बाकी क्या आपको दो नए मुस्लिम्स को मेंबर को लेके आना। अच्छा, वक्फ बोर्ड का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस था जो वक्फ बोर्ड चुन के आता था, उसको खत्म करके वक्फ बोर्ड अभी 5 साल के लिए हुकूमत अपॉइंट करेंगे और उनके पास आप नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकते हैं, आप चेयरमैन और मेंबर नॉमिनेटेड होगा और आप 5 साल तक चेयरमैन और मेंबर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं लेके आ सकते आप, मतलब जो चाहे लूटी कर लो। नॉन मुस्लिम उसमें मेंबर्स आएंगे, जबकि आप हिंदू अमेंडमेंट में वो प्रोविजन नहीं है। हम पूछे, हम जेपीसी में हम जब गए थे, और तेलंगाना वक्फ बोर्ड वाहिद वक्फ बोर्ड है जो नॉन बीजेपी हुकूमत जो जेपीसी में जाके हमारा प्रेजेंटेशन था, वही रियासत के लोग नहीं आए। मैं कई रियासत के लोगों से बात किया, चेयरमैनों से बात किया, और बहुत सारे जगह पे तो स्पेशल ऑफिसर आगे आने के लिए पीछे हट गए, लेकिन चेयरमैनों से बात किया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। और आज भी मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, दर्द से बोल रहा हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आज भी पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुद इसके ऊपर जायदादों पे बैठे हुए वक्फ बोर्ड के। उसी को एग्जाम्पल लेके आज से मरकजी हुकूमत ये हमारे पर ये हमारी रीढ़ की हड्डी, तो माशी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का जो काम कर रही है, उसका रीजन यही है। इसलिए आप इसको जो स्टेक होल्डर्स है, आप किसी ने फरमाया बिल्कुल बजा फरमाया, तो इसके स्टेक होल्डर्स से चाहे मुतवल्ली हजरात हो, चाहे मस्जिदों के जिम्मेदार लोग हो, सबको रोड पे आना चाहिए, इसमें एहतजाज करना चाहिए। मैं ये तजावीज देता हूँ कि अपने सदर साहब को इजलास के कि हम इसको 2-3 तरीके हमको अपनाने की जरूरत है। एक, हमको अगर एलबी स्टेडियम हो कि और एक इजलास आम करने की जरूरत है, उसमें इजलास आम जिसमें लोगों को हम वहां पर सरे बताना है, हमारी भीड़ बताना है। दूसरी बात, हमको मिलियन मार्च या मिलियन मार्च नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, दूसरी बात हमको सड़कों पे आना। हम मिलियन मार्च नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, चलो राजभवन, क्योंकि अब प्रेसिडेंट के पास गई है, राजभवन के पास करेंगे, अलाउ करे तो ठीक है, तो अरेस्ट होने से ज्यादा क्या हो सकता। चलो राजभवन, उसको हम सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट के नाम पे क्या करेंगे, हैदराबाद में होने के बाद हर पुराने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चलो कलेक्ट्रेट का प्रोग्राम रखेंगे, ताकि नीचे लेवल तक भी मालूम, क्योंकि हमारे पास लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं कि प्रोपेगेंडा में इतने लोग आगे हैं कि लोग समझ रहे हैं कि वाकई हमारे पास इतने जायदाद है, इतने प्रॉपर्टी है कि हमारे को इससे फायदा कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारे लोगों में एक वहम पैदा की है। ठीक है, ये मैं कई बार इजलास में बोल चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला हूँ कि वक्फ की जायदादें ना वक्फ बोर्ड की है ना हुकूमतों की, अल्लाह की अमानत है। वक्फ बोर्ड और हुकूमतें इसके निगरानकार है। तो लोग इसको पहचानते नहीं है, सवाब समझ कर लूट रहे हैं वक्फ बोर्ड को, सवाब समझ कर लूट रहे हैं वक्फ बोर्ड को, आज भी लूट रहे हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि भाई, मैं कई बार बोलता हूँ कि किसी मोहल्ले में अगर वक्फ की जायदाद को कब्जा हो रहा है तो हम पूरी बिल्डिंग बनने तक खामोश बैठते हैं। बिल्डिंग बनने के बाद वक्फ बोर्ड में आके बोलते हैं कि पूरी बिल्डिंग बन गई, वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। अरे भाई, आपके नाक के नीचे कब्जा हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी है तो आके बोलना, नहीं बोलते हैं आप। तो ये सब चीजें कहने के हम भी जिम्मेदार है, उसका वो लोग फायदा उठा रहे हैं। तो मेरा ये है। और तीसरी बात ये है कि एहतजाज में हमारा अदलिया, हम इसको लीगल तरीके से भी जो भी हमारा बैटल है फाइट कर सकते हैं, इसको फाइट करने की जरूरत है। आप जब भी कहीं जो भी वक्फ बोर्ड से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो मैं कभी भी आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल करूंगा। प्लान ऑफ एक्शन में वक्फ बोर्ड हम आपके साथ रहेंगे। जो भी, ना सिर्फ आप नहीं, कोई भी तंजीम, कोई भी सियासी पार्टी इस मुद्दे पे मैं इंफरादी तौर पर और वक्फ बोर्ड के जानिब से मैं हर तरीके से मैं ताउन करूंगा। और जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, किसी ने फरमाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक न्यूट्रल बोर्ड है और यहाँ पर उनके सदर अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, तो उसमें बिला सबसे मसलक के सब लोग उसमें जुड़े हैं। आप लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करके उनके जरिए कॉल कीजिए, आप नेशनल लेवल पे कॉल कीजिए, स्टेट लेवल पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम जमातों को, तमाम तंजीमों को और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लीगल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें अलग अलग हम सीरीज ऑफ मीटिंग्स करेंगे। एक लीगल एक्सपर्ट से मीटिंग्स करेंगे, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास
15,000 इमाम मोहम्मद का भी हमारे पास एक कसीर तादाद है, हम उनको एहतजाज में शामिल करेंगे ताकि हमारी भी भीड़ जमा हो सके। तो ये सब चीजें करके करेंगे। और बोर्ड किसी भी लेवल में हम आपके साथ हैं, कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डाटा चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वो हो सकता है हमसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जो भी हमसे हो सकता है, हम डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, इसको बचाने की कोशिश करेंगे, वापस रिकॉल करने की। अलबत्ता इसको कीन ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के जिम्मेदार है कि अभी रूल्स क्या फ्रेम हो गई है। रूल्स फ्रेम होने के बाद उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तजावीज कौन से रखेंगे, कौन से निकालेंगे, उसके बाद फिर अपन वापस इसको आपस में इंडोर मीटिंग बैठ के आगे के अपने प्लान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।